नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाखी संवाद में। एक ऐसा मंच जहां शब्द डरते नहीं। और जब इस बात को शुरू करने के लिए आपके साथ बैठने का मन हुआ, उसी समय फरवरी 2026 का पाखी अंक मेरे सामने आ गया। ये आज ही प्रेस से पब्लिश होकर आया है और मुझे उम्मीद है जब ये आपके हाथों में पहुंचेगा और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें हमने विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ एक संवाद जो हमने विनोद जी पर एकाग्र निकाला था, उस समय जो साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था जिसे राकेश श्रीमाल जी ने लिया था, उसे प्रकाशित किया है। कई अच्छे लेखकों की कहानियां हैं, कविताएं हैं, मूल्यांकन हैं और सबसे ज़्यादा जो एक नया कॉलम आप कह सकते हैं इसमें है वो पाखी संवाद है। पिछली बार जब अनंत विजय के एक आलेख पर इस मंच से मैंने अपनी बात कही थी, उसके बाद बड़ा उत्साहवर्धन किया बहुत सारे मित्रों ने। बहुतों ने उस संवाद को सुनकर पाखी के लिए लिखकर भेजे हैं अपने विचार। विजय बहादुर सिंह जी ने भोपाल से अपने विचार भेजे, कवि शैलेय ने अपने विचार भेजे हैं, कुछ लोगों ने बिना डरे निर्भीक होकर लिखा है। गणेश पांडे जी ने गोरखपुर से भेजा है, राजा सिंह साहब ने भेजा, अजीत कुमार राय जी ने भेजा। देश को अंधेरी सुरंग में भटकाने का प्रयास कह रहे हैं दीर्घ नारायण जी, जो अनंत विजय जी के साथ पढ़ाई कर चुके हैं। और एक बहुत अच्छा आलेख कहिए या विचार भेजे पीयूष बेवले जी ने भोपाल से। बहुत सारे लोगों ने, रजनी गुप्त जी ने लखनऊ से अपने विचार हमें लिखकर भेजे, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ कि ये संवाद आगे बढ़ेगा। आज की प्रस्तुति दोस्तों एक साधारण विषय नहीं है। ये एक ऐसे समय की पड़ताल है जिसमें हवा में प्रश्न कम और सन्नाटा अधिक है। ये हमारा समय है, वर्तमान समय, जिसमें सच को बोलना केवल साहस नहीं बल्कि अब आप कह सकते हैं जोखिम माना जाना लगा है, और जिसमें संवेदना को भी धीरे धीरे कमजोरी कहकर ठिकाने लगाया जा रहा है। तो आज का विषय है हिंदी साहित्य और डर का समय। डर का समय तो चौतरफा है, मैं बात केवल हिंदी साहित्य पर करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारे बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत से स्थापित लेखक, कवि, ये सब लोग खामोश हैं इस समय। बोल रहे हैं तो सांकेतिक शब्दों में, लिख रहे हैं तो सांकेतिक शब्दों में। पाखी में इस बार जो कविताएं प्रकाशित हुई हैं, इससे पहले अंक में जो कविताएं प्रकाशित हुई, उन सब में भी एकाध कविताओं को छोड़ के कहीं भी वर्तमान समय का कोई जिक्र नहीं है। रोमानियत है, रोमांस है, माँ पर कविताएं हैं, संबंधों पर कविताएं हैं, लेकिन जो चल रहा है उस पर कवि खामोश है। तो मेरा प्रश्न ये, मेरी मन की इच्छा ये कि ये डर कैसा है। ये केवल पुलिस, सत्ता, कानून या दंगों का डर नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं भीतर घुसता हुआ डर है, हमारे भीतर प्रवेश कर चुका डर है, जो हमारे कलम की धार को कुंद कर रहा है, हमारी आवाज़ को कमज़ोर कर रहा है, जो विचार की उड़ान पर पहरा बैठाता है, जो कवि को, लेखक को, गीतकार को, सबको चुप कराता है। समझिए कितना खतरनाक डर है। और लेखक को स्वयं पर संदेह करने को ये डर मजबूर कर देता है। मेरे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं, पाखी से उनका बहुत जुड़ाव है। उनसे मैंने इस बारे में जब चर्चा की, उन्होंने इसको स्वीकारा। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में हर मेरी बात से सहमति दी, लेकिन जब मैंने कहा आइए चलिए इस पर, आप, वो आए थे कार्यालय में, बाहर रहते हैं, दिल्ली नोएडा में नहीं रहते, तो उन्होंने मना कर दिया। और यकीन मानिए उन्होंने जो तर्क दिए वो तर्क नहीं कुतर्क थे, मगर वो डरे हुए हैं, डर उनके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो आज डर की सबसे खतरनाक शक्ल यह है कि वो दिखाई नहीं देता पर निर्णय करता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है,
किस पर लिखना है, किस पर नहीं लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण किस पर खामोश रह जाना है। कौन सा शब्द बचा हुआ है और कौन सा शब्द मिटाया जा सकता है। ऐसे समय में साहित्य का प्रश्न केवल कला का प्रश्न नहीं रह जाता, यह नागरिकता, नैतिकता और मानवता का प्रश्न बन जाता है। क्योंकि साहित्य केवल सौंदर्य नहीं रहा, हमेशा केवल सौंदर्य नहीं रहा, साहित्य सत्य की स्मृति भी है। वह इतिहास के झूठ को चुनौती देता है, वह भीड़ के शोर में अकेले आदमी का दुख बचाए रखता है, वह सत्ता के आदेश के सामने मनुष्य की आवाज़ को जीवित रखता है। और यही कारण है कि हर दौर की तानाशाही, हर डर का व्यापारी सबसे पहले कवि से, लेखक से, बुद्धिजीवी से डरता है। आज़ादी के समय जब प्रतिबंध था सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चैलेंज देने का, तब मुझे याद है हमारे कोर्स में एक कविता थी। देखिए, मैं भी आपसे बात करते करते कवि का नाम भूल गया। कविता के बोल मुझे याद हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बाकी संवाद को धन्यवाद। कविता याद आ गई बात करते करते, कवि का नाम अभी भी भूला हूँ, शायद निराला जी की है, याद ही नहीं आ रहा है। बहरहाल, हर डर का व्यापारी सबसे पहले लेखक से डरता है, कवि से डरता है, बुद्धिजीवी से डरता है, किताब से डरता है, सवाल से डरता है। तो आज का मेरा सवाल है, क्या यह सचमुच डर का समय है? और इसी पर मैं आपकी टिप्पणियाँ, आपके विचार सुनने को आतुर हूँ। ये सब पाखी पत्रिका में भी प्रकाशित किए जाएंगे। और यदि ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सचमुच डर का समय है, यदि ये समय डर का है, तो साहित्य उसमें क्या भूमिका निभा रहा है? क्या लेखक डर रहा है या डर को लिख रहा है? क्या साहित्य प्रतिरोध कर रहा है या समायोजन? और सबसे जरूरी, क्या शब्द अभी भी स्वतंत्र हैं या वे भी अनुमति के मोहताज हो चुके हैं? आज का संवाद इसी पर है कि जब समाज डर के शोर में जीने लगे, तो साहित्य की जिम्मेदारी क्या होती है? साहित्य का धर्म क्या है? डर को भाषा देना, दबाए गए सत्य को नाम देना और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की संवेदना पर काम करना। इसी भरोसे के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, जहाँ हम न किसी विचार को छोटा करेंगे, न किसी सवाल को अपराध मानेंगे और न किसी शब्द को डरने देंगे। यही उद्देश्य है बाकी संवाद का। नेहरू जी का दौर याद कीजिए। चलिए सबसे पहले उसी दौर को देखते हैं, क्योंकि आज का दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोटा करने, बिल्टिल करने की कवायद जोर शोर से की जा रही है। उस दौर को अगर आप याद करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय को, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ आदर्श था, ये कहना गलत होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तब लोकतंत्र में असहमति को एक अधिकार की तरह देखा जाता था। उस दौर में कवि को यह नहीं सोचना पड़ता था कि मैंने ये लिख दिया तो नेहरू जी की सरकार मेरे पर मुकदमा दर्ज करा देगी, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, मेरा सामाजिक बहिष्कार तक हो जाएगा। उस दौर में सत्ता को चुनौती देने वाले कवि थे और सत्ता में इतना नैतिक धैर्य था कि वह चुनौती सुन सके। नागार्जुन जी के बारे में पिछली बार हमने बात की। नागार्जुन थे जो नेहरू जी के सामने ये कह सकते थे, लिख सकते थे, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, झुक झुक कर बापू की समाधि में फूल चढ़ाते हैं।
यहाँ मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री नेहरू के समय में कवि के भीतर निर्भीकता थी, डर नहीं था, और लोकतंत्र के भीतर सहिष्णुता का कुछ ताप था। कवि चाहे वो नागार्जुन हो या दिनकर हो, वो जानते थे कि प्रधानमंत्री आलोचना से ऊपर नहीं है, और प्रधानमंत्री भी जानते थे कि जनता और कवि सवाल करेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र है। एक कार्टून आप देखिए, शंकर पिल्लई का कार्टून है, बड़ा शंकर पिल्लई इतने नेहरू जी पर तीखे कार्टून उनके प्रकाशित होते थे। वीकली कुछ उनकी पुस्तिका का नाम था, पत्रिका का, जिसमें ये कार्टून छपते थे। और नेहरू जी का बड़ा फेमस डायलॉग है, शंकर डोंट इवन स्पेयर मी, मुझको बख्शना मत शंकर। ये नेहरू का ज़माना था। एक किस्सा अभी मैं फ़ोन में यही देख रहा था, बीबीसी में ये किस्सा है, बीबीसी वेबसाइट में। 1963 में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट से जब लोहिया जी पहली बार लोकसभा पहुँचे और संसद में नेहरू को उन्होंने स्यूडो सेकुलर, छद्म धर्मनिरपेक्ष और ना जाने कैसे कैसे शब्द कहे थे, लेकिन नेहरू ने कभी भी इसको निजी तौर पर नहीं लिया। बस्तर में, ये मैं आपको किस्सा बीबीसी की वेबसाइट से पढ़ के सुना रहा हूँ, बस्तर में गैंगरेप की घटना हो गई थी। संसद पर इस पर बहस चल रही थी और नेहरू संसद छोड़ के चले गए। दूसरे ही दिन संसद परिसर में ही लोहिया जी ने इंदिरा गांधी जी को चिकोटी काट ली। नेहरू ने जब लोहिया से नाराज़गी जताई तो लोहिया ने पलटकर जवाब दिया, आपकी बेटी को दर्द हुआ तो फौरन बोल पड़े, कल जब बस्तर की बेटियों के साथ बलात्कार पर बात हो रही थी तो आप संसद छोड़कर क्यों चले गए? नेहरू खामोश रहे। कितनी बड़ी बात है। इसी में आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने अक्साई चीन के हिस्से को चीन के हवाले कर दिया था। इस पर भारत में बहुत नाराज़गी थी, क्योंकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता था। संसद में इस पर बहस के दौरान नेहरू ने कहा कि अक्साई चीन एक बंजर इलाका है, वहाँ कुछ नहीं उगता। लोहिया ने खड़े होकर कहा, आप भी तो गंजे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए? नेहरू ने बुरा नहीं माना था। और आपके सामने वर्तमान में मणिपुर का उदाहरण है, वर्तमान में आपको लद्दाख का उदाहरण सामने है। कोई जवाब देने वाला नहीं है। और उससे बड़ी बात, प्रश्न कौन पूछ रहा है? कौन संसद में ऐसा सांसद है जो प्रश्न पूछ रहा है? एक और मज़ेदार किस्सा बीबीसी ने बताया है, जब एक महिला नेहरू के सामने आ गई और उनका गिरेबां पकड़ लिया। दरअसल लोहिया के कहने पर एक महिला संसद परिसर में आ गई और नेहरू जैसे ही गाड़ी से उतरे, महिला ने नेहरू का गिरेबां पकड़ लिया और कहा कि भारत आज़ाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर नेहरू का जवाब था, आपको ये मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबां पकड़ सकती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा 1955 की बात है, बीबीसी लिख रहा है। बिहार में छात्रों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। बाद में जब नेहरू पटना पहुंचे तो उस समय 20 साल के एक नौजवान सैयद शहाबुद्दीन ने 20,000 छात्रों के साथ पटना हवाई अड्डे पर पहुंच के नेहरू जी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। 2 साल बाद यही नौजवान सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास हो गया, लेकिन खुफिया विभाग ने उसी विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्हें वामपंथी करार दिया और नियुक्ति पर रोक लगा दी। जब फाइल नेहरू तक पहुंची तो नेहरू ने खुद ही अपने हाथों से फाइल पर लिखा कि उस विरोध प्रदर्शन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और ये नौजवानों के उल्लास, एग्जैक्ट शब्द थे, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथफुल एक्सुबरेंस में किया गया काम था। विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह ने खुद शहाबुद्दीन को ये बात बताई और नेहरू की फाइल नोटिंग की एक कॉपी भी शहाबुद्दीन को दी। आपको याद होगा, शहाबुद्दीन विदेश सेवा के लिए चुन लिए गए थे और जब अटल बिहारी सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब वो विदेश मंत्री थे। माफ़ कीजिएगा, शहाबुद्दीन विदेश सेवा के लिए चुन लिए गए थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे, उसी समय से ये शहाबुद्दीन ने नौकरी से इस्तीफा दे राजनीति में आने का फैसला लिया और बाद के वर्षों में बाबरी मस्जिद और शाहबानो मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सैयद शहाबुद्दीन बहुत बड़े नेता बने थे। तो देखिए कैसा समय था नेहरू का। ये समय आप सोच सकते हैं इसके बाद कभी आया? मुझे नहीं लगता। ये समय हमें बताता है, या नेहरू हमें बताता है कि लोकतंत्र का एक बुनियादी अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट नहीं है, लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता से सवाल करने की निर्भीकता।
और फिर हमने वो समय देखा, हमारे देश ने वो समय देखा जब इतिहास ने करवट ली, बड़ी तेज करवट ली, आपातकाल। वह समय जब डर केवल माहौल नहीं रहा, डर व्यवस्था बन गया। सेंसरशिप, रोग, गिरफ्तारी, दबाव और सबसे ज़्यादा खतरनाक समाज में आत्म सेंसरशिप। पिछले संवाद में मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खामोश हो गए थे, जिनका नाटक बकरी आपातकाल से ठीक पहले बहुत फेमस हुआ था और सरकार के खिलाफ था, सत्ता के खिलाफ था। धर्मवीर भारती ने, शायद धर्मयुग के संपादक थे, लिखना छोड़ दिया था। कुछ आपातकाल के दौरान उन्होंने ऐसा नहीं लिखा जो इंदिरा जी को नाराज कर देता हो। आपातकाल में बहुत कुछ केवल बंद नहीं हुआ, बहुत कुछ भीतर से टूट गया। ज़्यादातर लेखक, ज़्यादातर पत्रकार, ज़्यादातर बुद्धिजीवी या तो चुप हो गए या कर दिए गए, और जो लिखना चाहते थे वे भी सीधे नहीं लिख पाए। उन्हें प्रतीकों में लिखना पड़ा, संकेतों में लिखना पड़ा, या फिर लिखने से पहले अनेक बार खुद को रोकना पड़ा, क्योंकि उनके भीतर डर प्रवेश कर गया था। आपातकाल का समय डर का समय था, जब डर बाहर नहीं अंदर बैठ गया था। और अब आपका और मेरा समय, वर्तमान समय, डर का सबसे आधुनिक रूप लेकर आया है। आज डर का रूप सबसे ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा परिष्कृत है, पहले से कहीं ज़्यादा आधुनिक है, और इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। आज डर अक्सर वर्दी पहनकर नहीं आता है, आज डर कई बार भीड़ बनकर आता है। आज डर का नाम है ट्रोलिंग, चरित्र हनन, क्लिप काटकर वायरल वीडियोस, मानहानि के मुकदमे, नोटिसेस। हाँ, संस्थागत दबाव तो है ही है, नौकरी और परिवार का भय भी है। ऐसे में मैं सोचता हूँ, क्या हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं? क्या लेखक अपने दायित्व को निभा रहा है? मेरी समझ से नहीं। आज लेखक सिर्फ यह नहीं सोचता मैं क्या लिखूं, जैसा मैंने अपने मित्र का उदाहरण दिया। वो यह सोचता है तो मैं लिखूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे खिलाफ कोई अभियान तो शुरू नहीं हो जाएगा। डर उसके भीतर बैठ गया है। आज का डर लेखक के भीतर बैठकर कलम से कहता है, सच लिखो पर कीमत सोच कर लिखो। और यही सबसे बड़ा संकट है, जब साहित्य का सत्य कीमत के तराजू में तोला जाने लगे। और एक कड़वा सच, जिसको आप जो साहित्य के लोग हैं वो समझेंगे, हमारे संसार के भीतर का संकट। ये बहुत ही असुविधाजनक बात मैं कह रहा हूँ। आज का डर का समय केवल बाहर से नहीं है, यह डर का समय हमारे भीतर भी उतर आया है। और इस कठिन समय में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हमारा साहित्य संसार, विशेषकर हिंदी साहित्य संसार, बहुत बार प्रतिरोध का मोर्चा बनाने के बजाय आपसी गुटबाजी, पुरस्कारों की होड़, लॉबिंग और सत्ता को साधने की राजनीति में उलझा नजर आता है। आज लेखक का एक बड़ा वर्ग, लेखकों का एक बड़ा हिस्सा डर से लड़ने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है। कोई लेखक दूसरे को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने की। कोई गुट दूसरे गुट को असाहित्यिक बता रहा है, कोई विचारधारा के नाम पर केवल करियर मैनेजमेंट कर रहा है। और ये हालात इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि जब समय डर का हो तब साहित्य को दीवार बनना चाहिए, लेकिन हम उसे अनफॉर्चुनेटली सीढ़ी बना रहे हैं। कभी पुरस्कार तक पहुंचने की सीढ़ी, कभी पद तक पहुंचने की सीढ़ी, कभी पद्म पुरस्कार की सीढ़ी, और कभी सत्ता के निकट पहुंचने की। मेरी समझ से दोस्तों, साहित्य अगर पुरस्कार का गुलाम बन जाए, पद्म सम्मानों का गुलाम बन जाए, पद का गुलाम बन जाए, तो वो सत्य का दुश्मन बन जाता है। और अगर कलम मशाल न रहकर सीढ़ी बन जाए, तो निश्चित तौर पर समझिए समाज अंधेरे में उतरेगा ही उतरेगा। अच्छा काम करने वालों की भी बेवजह टांग खींचना। रोज़ मैं सोशल मीडिया में, अब जब से बाकी का संपादन दोबारा से संभाला है, और इस बार ज़्यादा जील के साथ, ज़्यादा पैशन के साथ, ज़्यादा इच्छा के साथ संभाला है, तो मैं देखता हूँ, क्योंकि विचरता रहता हूँ सोशल मीडिया में भी और अन्य पत्रिकाओं में भी,
खासकर सोशल मीडिया में एक दूसरे की निंदा और टांग खिंचाई का काम चल रहा है। रजा फाउंडेशन इसका बड़ा उदाहरण है। अभी कुछ ही दिन हुए, मुझे याद नहीं, मैंने फेसबुक में एक पोस्ट देखी कृष्ण कल्पित जी की। कृष्ण कल्पित इस पत्रिका, पाखी पत्रिका के नियमित स्तंभकार हैं। उन्होंने शायद अशोक वाजपेयी जी का जन्मदिन का दिन था, उस दिन बेवजह बेफजूल की पोस्ट डाली। वह अशोक वाजपेयी को अवा लिखते हैं। बहुत समय तो मुझे अवा शब्द को समझने में लगा ये कौन है, अच्छी तरह समझा, नीचे कमेंट्स देखे तो पता चला ये अशोक जी के बारे में, अशोक वाजपेयी के बारे में उन्होंने नेगेटिव बातें लिखी। रजा फाउंडेशन वर्षों से साहित्य, कला, विचार, संवाद, पुस्तकों, नई प्रतिभाओं और गंभीर विमर्श के लिए बना मंच है और अच्छा काम कर रहा है। मेरी निजी तौर पर कोई जानकारी नहीं, कभी मेरा रजा फाउंडेशन के किसी कार्यक्रम में जाना भी नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ और जितना मैंने जानकारी ली, जो काम सरकारों को और बड़े संस्थानों को करना चाहिए था वो काम रजा फाउंडेशन बड़े अरसे से कर रहा है। लेकिन एक वर्ग उसके काम की बात नहीं कर रहा है, वो अशोक जी को टारगेट करता है। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह हमारे साहित्य के नैतिक संकट का प्रश्न है। हम संस्था के काम पर बहस नहीं करते, हम व्यक्ति के चरित्र पर बहस करने लगते हैं, हम किताब पर बात नहीं करते, हम लेखक की जाति देखते हैं, उसकी विचारधारा देखते हैं, उसके कनेक्शंस देखते हैं, पुरस्कार और मित्रों पर बात करने लगते हैं। और ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे सत्ता को सबसे बड़ी सुविधा मिलती है, वह कुछ नहीं करती, हम एक दूसरे को ही खाने में व्यस्त हो जाते हैं। मैं समझता हूँ साहित्य की दुनिया में सबसे आसान काम है किसी ईमानदार प्रयत्न पर शक करना। और पाखी जब 2008 में लॉन्च हुई थी, पाखी की निर्बाध उड़ान शुरू हुई थी, तो हम पर भी ऐसा बहुत कुछ किया गया। असल में कठिन काम है उस प्रयत्न को और बेहतर बनाने का। विवेक, संवाद और ईमानदारी से खड़ा होना ये जरूरी है। संवाद जरूरी है, विवेकवान होना जरूरी है। अगर मान लीजिए रजा फाउंडेशन या किसी भी फाउंडेशन, किसी भी संगठन में कोई कमियां हैं तो उस पर बहस कीजिए, तथ्यों के साथ कीजिए, कटु आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना का स्तर यह नहीं होना चाहिए कि हम काम को भूल जाएं और केवल किसे गिराना है उसी में लग जाएं। यह संस्कृति साहित्य की संस्कृति नहीं है, ये कॉरपोरेट की संस्कृति है, लॉबी की संस्कृति है, ये कटुता की संस्कृति है, यह प्रतिभा विरोधी संस्कृति है। तो आज जब हम डर के समय की बात करते हैं, हमें बाहर की सत्ता को भी देखना है और अपने भीतर की गिरावट को भी, क्योंकि डर का समय वो नहीं कि जब सरकार दंड दे। डर का समय वो है असल में जब समाज बोलने वाले कोई दोषी मान ले और साहित्य जगत प्रतिरोध की जगह आपसी ईर्ष्या में ही जलता रहे, एक दूसरे को काटता रहे। इसलिए आज साहित्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है डर को भाषा देना और अपने भीतर के डर को भगा देना, सत्य को जगह देना और मनुष्य को भीतर से जीवित रखना। क्योंकि मैं समझता हूँ शब्द अगर डर गए तो समाज मर जाएगा। आज जो संवाद या जो बात मैंने अपनी कही, मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है, इस पर अपने विचार हम तक भेजिए, जिसको हम पाखी के अगले अंक में प्रकाशित करना चाहेंगे और हमारा आपसे एक दूसरे के साथ रिश्ता निरंतर बना रहेगा। पाखी का व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, पाखी की ईमेल आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ। कृपया अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं और आपसे एक और अनुरोध है, कोशिश करें जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, उनको प्रेरित करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।